बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर द अराइवल ऑफ इस्लाम, मोहम्मद बिन कासिम के इस्लाम की आमद और मोहम्मद बिन कासिम। इसमें हम पढ़ेंगे बिफ़ोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट के इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम की आमद से पहले बरसगीर में क्या कुछ होता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था और उसने क्या क्या अहम कारनामे सर अंजाम दिए थे। इसके बाद पढ़ेंगे हम रूल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम कि मोहम्मद बिन कासिम का दौरे हुकूमत कि उसने अपनी दौरे हुकूमत में क्या क्या काम सर अंजाम दिए थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ मोहम्मद बिन कासिम्स कन्क्वेस्ट, मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह के असरात क्या थे जब उसे जो कारनामा उसकी ज़िम्मेदारी पर लगाया गया था उसके बाद उसे कारनामे फ़तह हासिल हुई उसने तो उस कारनामे के असरात क्या थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद क्या हुआ था। सबसे पहले पढ़ते हैं बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट के इस्लाम की सब कॉन्टिनेंट में आमद से पहले। तो इस्लाम की आमद से पहले जो अरेबियन प्रोविंसेस और इंडियन प्रोविंसेस थे उनमें आपस में ट्रेड होती थी और ट्रेड बिल्कुल ही सेफ़ एंड साउंड थी, किसी किस्म का कोई ख़तरा या वो डाकुओं का कोई भी ख़तरा वगैरह नहीं था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लम की वफ़ात के बाद जो मुस्लिम रूलर्स थे, मुस्लिम हुक्मरान थे, उन्होंने अपनी सल्तनत को फैलाने के लिए या अपनी जब मोहम्मद सल्लम की वफ़ात हुई तो उसके बाद मुस्लिम हुक्मरानों ने कासद भेजा करते थे, इनवॉइस मतलब कि जो पैगाम लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उसे कासद बोलते हैं। तो मुस्लिम हुक्मरानों ने अपने जो कासद से ख़ास बंदे थे उसे एक जगह से दूसरी जगह इस्लाम की तबलीग करने के लिए भेजा जाता, जिसके बाद इस्लाम जो था वो दूसरी रियासतों तक भी फैलना शुरू हो गया था। नेक्स्ट है ट्रेड थ्रू अरेबियन सी वाज सेफ़। तो अरेबियन सी जो तो ट्रेड की जाती थी वो सेफ़ थी, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था, लोग आसानी से बेखौफ होकर जो थे वो तिजारत किया करते थे। लेकिन दीबल के मुकाम पे जाके दीबल सी पोर्ट पे, दीबल एक इलाका है और सी पोर्ट कहते हैं जहाँ पे बहरी समुंदर या बहरी जहाज़ जो है वो सामान उतारते हैं और फिर नया सामान जो है उसे लोड करते हैं। तो दीबल के मुकाम पे जो सी पोर्ट थी वहाँ पे बहुत सारे समुद्री डाकू या सी पायरेट्स थे, वो बहरी जहाज़ों पे हमला करते और उनका सामान जो था वो लूट लेते या अपने कब्ज़े में ले लेते। तो सी पायरेट्स जो थे वो जहाज़ों पे हमला करते और जितना भी ख़जाना कीमती सामान वगैरह था वो उसे अपने कब्ज़े में ले लेते थे। तो जिसके बाद ये क्या हुआ कि एक बार जो था वो समुद्री डाकू जो थे उन्होंने ऐसे जहाज़ पर हमला किया जहाँ पे जिस जहाज़ पे मुस्लिम जो थे वो मुस्लिम ताजिर थे और उनके साथ बहुत सारी बेवा औरतें और ये 3 बच्चे भी थे। तो समुद्री डाकू ने उस जहाज़ पे हमला किया। तो जो थे जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने जाके तो जो वहाँ का राजा था हिजाज बिन यूसुफ, उस प्रोविंस का, मशरक़ी प्रोविंस का, उसको जाके शिकायत की कि इस तरह से हमारे जो जहाज़ पे समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। और समुद्री डाकू क्यों ये सारी तजारत इतना ज़्यादा ना तौर पे करते थे, इन्हें कोई खौफ क्यों था, क्योंकि समुद्री पायरेट्स को जो राजा दाहिर था उसकी सपोर्ट थी। राजा दाहिर पायरेट्स को सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से जो पायरेट्स थे वो फेयरलेसली बेखौफ होके तो जहाज़ों पे हमला करते और उनका सामान लूट लेते। तो जब पायरेट्स ने मुस्लिम रूलर्स के जहाज़ पे हमला किया तो मुस्लिम रूलर्स ने हिजाज बिन यूसुफ को जाके शिकायत की कि पायरेट्स ने हमारे जहाज़ पे हमला किया और हमारे जहाज़ पे बहुत से वो बेवा औरतें और ये 3 बच्चे भी थे। तो फिर हिजाज बिन यूसुफ ने क्या किया कि एक ऐसी मुहिम शुरू की जिसमें उसने हिजाज बिन यूसुफ ने एक ऐसी मुहिम शुरू की जिसमें उसने मोहम्मद बिन कासिम को ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि वो इन पायरेट्स पे हमला करेगा, इनका मुकाबला करेगा और उन्हें शिकस्त दे के तो ये जो तिजारत है अरेबियन सी के थ्रू से बिल्कुल सेफ़ बनाएगा, उसे सिक्योर बना देगा। जैसे ही हिजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि उसने पायरेट्स के मुकाबला करना है, तो उसने सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिटी थी दीबल उस पर कैप्चर किया। उसको कैप्चर करना होता है कब्ज़ा करना। तो उसने सबसे पहले सिटी पे कब्ज़ा किया और जो वहाँ का राजा था राजा दाहिर उसे मार दिया, उसे किल कर दिया मोहम्मद बिन कासिम ने। तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को मार दिया तो उसके बाद जितने भी दूसरे रूलर्स थे उस इलाके के और सिटी के उन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर मतलब उन्होंने भी अपने हथियार डाल दिए। जैसे ही राजा को मार दिया मोहम्मद बिन कासिम तो दूसरे हुक्मरान ने भी हथियार डाल दिए कि वो भी हार मान के उन्होंने ख़ुद को मोहम्मद बिन कासिम के कब्ज़े में दे दिया।
इसके बाद आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब जो दीबल का इलाका था उसे फ़तह कर लिया, तो इसके साथ ही साथ उसने पंजाब और सिंध के भी कुछ इलाकों को अपने कब्ज़े में या अपने कंट्रोल में ले लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं रूल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम के। मोहम्मद बिन कासिम का दौर हुकूमत। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने जो था अपनी जो हुक्मरानी या अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो किया, वो स्टेप्स ये वो स्टेप्स हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी हुकूमत का कायम किया तो उसने जो ये स्टेप्स थे उनको फॉलो किया। सबसे पहले उसने क्या किया था कि टैक्सेस वर इम्पोज्ड, के जो टैक्सेस थे वो लगाए गए। जो कि मुसलमान थे वो ज़कात अदा किया करते थे, और जो नॉन मुस्लिम थे वो जजिया मतलब कि जो नॉन मुस्लिम थे, जिस तरह से मुस्लिम लोग ज़कात अदा करते हैं इसी तरह से नॉन मुस्लिम से जजिया लिया जाता था। तो मोहम्मद बिन कासिम में सबसे पहले टैक्सेस जो थे वो आयद किए गए, जिससे क्या होता है कि जो माल अमीरों से ज़कात लेके तो उन्हें गरीब लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट आ जाता है कोर्ट्स वर सेटअप के, अदालतें कायम की गई जिसमें लोगों के जो बाहमी तनाज़ात थे या लड़ाई झगड़े हैं, जिस तरह जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको काजी और इस तरह से जो बादशाह था उसके अंडर उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता था। नेक्स्ट उसने क्या किया था, पीपल वर अलाउड टू रिटेन देयर रिलीजन, कि लोगों को अपने मज़हब के मुताबिक जो थी उसको आज़ादी दी जाती थी कि वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और उन्हें इस बात पे मजबूर नहीं किया जाता था कि वो एक ही इस्लाम को या एक ही मज़हब को फॉलो करें। तमाम लोगों को अपने अपने मज़हब के मुताबिक ये आज़ादी थी कि वो अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब के मुताबिक गुजार सकते हैं, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, कोई फ़र्क नहीं था, तमाम लोगों के साथ इक्वली बिहेव किया जाता था। नेक्स्ट है न्यू वर्शिप प्लेसेस वर कंस्ट्रक्टेड, कि नई इबादतगाहों को तमीर किया गया। जो थी मतलब कि हमले वगैरह हुआ करते होते थे कि तो इस तरह से बहुत नुकसान होता था, तो जितनी भी जो इबादतगाहें थी जो पहले से थोड़ी तबाह हो गई थी या उनको हमले की वजह से वो थोड़ी ख़राब हालत में आ गई, तो उनको रिपेयर किया गया और नई इबादतगाहें मतलब कि हर मज़हब के लिहाज से वहाँ पे नई इबादतगाहों को मोहम्मद बिन कासिम ने तमीर करवाया था। नेक्स्ट ने कहते हैं कास्ट सिस्टम वास अबॉलिश, के जो ज़ात पात का निज़ाम था उसे अबॉलिश किया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया था लोगों, और जो ये ब्राह्मण और शूद्रा वगैरह का जो कास्ट सिस्टम था इसे उसने मोहम्मद बिन कासिम ने ख़त्म कर दिया था कि तमाम लोगों के साथ इक्वली एक जैसा बिहेव किया जाता था। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ मोहम्मद बिन कासिम कनक्वेस्ट, कि मोहम्मद बिन कासिम की जो फ़तह थी कनक्वेस्ट थी उसके क्या असरात थे। मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह के कुछ असरात थे जो कि ये हैं। फर्स्ट वन पे है कि ट्रेड स्टार्टेड टू फ्लोरिश मोर सेफली, कि जो तिजारत थी उसको फ्लोरिश किया गया था, इसको नए तरीके से उसका आगाज़ किया गया था वो बिल्कुल ही सेफली था, कि अब किसी किस्म का कोई खौफ डर पायरेट्स वगैरह का नहीं था, और बहुत ही जो ट्रेड है वो सिक्योर थी। नेक्स्ट सेकंड वन है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड लर्निंग बिटवीन अरब्स एंड इंडियंस, के इंडियन और अरब के लोगों के दरमियान आइडियाज़ और जो तालीमात वगैरह थी उनका तबादला होना शुरू हुआ, कि लोग जो इंडियन लोग थे वो अरेबियन तालीम और अरेबियन का जो आइडियाज़ थे वो उन पर गौर फ़िक्र करते, और इस तरह से अरेबियन भी जो थे वो इंडियन के आइडियाज़ और तालीमात या लर्निंग वगैरह पे गौर फ़िक्र करते। थर्ड वन है इस्लाम रिसीव्ड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस, कि इस्लाम ने वसी पैमाने पर जो थी वो मकबूलियत उसे हासिल हुई थी, कि इस्लाम ने वसी पैमाने पर फैलना शुरू कर दिया, कि इस्लाम जो था वो दूसरी रियासतों दूसरे इलाकों के जो लोग थे उन्होंने भी इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गया था। फोर्थ वन इज़ इंटर मैरिज बिटवीन अरब एंड सिंधीज, मतलब कि सिंध के लोग और जो अरब के लोग थे उन दोनों में उनके लोगों के दरमियान उन्होंने आपस में शादियां करना शुरू कर दी, कि उनमें जो सिंधीज और अरबी लोग थे उन्होंने आपस में शादियां करना शुरू कर दी। नेक्स्ट आता आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम के, जब मोहम्मद बिन कासिम चला गया था, मोहम्मद बिन कासिम को जब उसने फ़तह कर लिया सिंध और पंजाब को और सी पायरेट्स को भी शिकस्त दे दी, तो फिर उसे जो हुक्मरान हज्जाज बिन यूसुफ था उसने अपने पास वापस बुला लिया। तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया तो और सिंध की जो हुकूमत थी या वहाँ का जो दौर हुकूमत था वो थोड़ा कमज़ोर होना शुरू हो गया।
जिसके बाद फिर मोहम्मद बिन कासिम का जो सक्सेस है, जो मोहम्मद बिन कासिम के बाद वहाँ सिंध का हुक्मरान बना था सुलेमान, उसने फिर जो जो तमाम हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे सिंध के, या लोगों ने थोड़ी उसकी हुकूमत जो थी वो कमज़ोर होना शुरू हो गई थी, तो उसकी उन हालात को या कमज़ोर हुकूमत को फिर मोहम्मद बिन कासिम के सक्सेसर सुलेमान ने अंडर कंट्रोल किया कि उस पर उन हालात पे या बिगड़ते हुए हालात पे उसने काबू पा लिया। कनक्वेस्ट ऑफ सिंध इज़ रिगार्डेड एज फर्स्ट वेव ऑफ मुस्लिम रूल के जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया तो इसे मुस्लिम दौर का सबसे पहली जो कामयाबी है, सबसे पहली जो लहर थी उसे वो तस्लीम किया जाता जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था। तकरीबन 2 सदियों तक जो था वो मुस्लिम हुक्मरान जो थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही रहते थे, और उन्होंने जो मुस्लिम हुकूमत थी या मुस्लिम सल्तनत जो थी वो तकरीबन 2 साल तक जो मेन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे उन्होंने अपने आप को सेटअप कर लिया था। नेक्स्ट न्यू टर्म्स हैं, तो न्यू टर्म्स में सबसे पहले है इनवॉइस। इनवॉइस होता है कासद, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स के कोई ऐसा बंदा जो कि ऑफिशियली सरकारी तौर पे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, और वहाँ पे फिर वो किसी हुकूमत की तरफ से उसको भेजा जाता था कि वो फिर वहाँ पे हुकूमत का पैगाम जाके देता है या फिर अपनी हुकूमत को वहाँ पे जाके वो रिप्रेजेंट करता है। तो इनवॉइस का मतलब होता है ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट है सीग इंजन। सीग इंजन के ये ऐसा एक डिवाइस है, डिवाइस डिज़ाइन टू ब्रेक आउट थ्रू सिटी वॉल्स इन वार्स, के जंग के दौरान किसी शहर पे या किसी सिटी पे जब कब्ज़ा करना होता है तो फिर इन सीज इंजन को, इन जो इंजन है ये इनको इस्तेमाल किया जाता है दीवारों को, शहर की दीवारों को तोड़ने के लिए, कि शहर की जो बाउंड्री होती है उसको उस पर हमला करने के लिए और उसको फिर तोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हु रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट इनिशियली इन द 8th सेंचुरी, के 8th सेंचुरी में 8वीं सदी में सबसे पहले जो शुरू में किसने हुक्मरानी की थी। आंसर इज डैट हिंदू रूलर्स द ब्राह्मण डायनेस्टी राजा दाहिर रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट इन 8th सेंचुरी, के हिंदू रूलर्स जो हिंदू हुक्मरान थे और ब्राह्मण डायनेस्टी राजा दाहर जो था, इन्होंने सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट पे 8वीं सदी में हुकूमत की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वर द पायरेट्स नॉट स्कार्ड ऑफ बीइंग कैप्चर्ड एंड पनिश्ड, के जो सी पायरेट्स थे, समुद्री डाकू थे, वो क्यों खौफजदा नहीं थे पकड़े जाने के डर से या फिर अपनी सज़ा मिलने के डर से। द पायरेट्स वर नॉट स्कार्ड बिकॉज दे वर प्रोटेक्टेड बाय राजदार। सी पायरेट्स इसलिए खौफजदा नहीं थे, इसलिए वो नहीं थे डरते जहाज़ों पे हमला करने के लिए, क्योंकि वो राजदार उनको प्रोटेक्ट करता था, राजदार की प्रोटेक्शन मिलती थी, जिसकी वजह से वो बेखौफ हो के बेडर हो के तो जहाज़ों पे हमला करते और उन्हें अपने कब्ज़े में ले लेते। ये राजदार है जिसकी जो थी वो सपोर्ट मिलती थी या जो प्रोटेक्ट करता था उन पायरेट्स को। नेक्स्ट आइडिया न्यू टर्म्स याद करनी है, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी आपने याद करना और लिखना सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 1 है। थैंक यू स्टूडेंट्स।